तो पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स में कुछ पोटेंशियल एनर्जीज हमने देखे थे जो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होते हैं, है ना। तो फर्स्ट वी विल सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, व्हाट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली, it is the energy present in a body due to its vertical height from the reference line। ठीक है, मैं इसको डिफाइन करता हूं। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड in an object as the result of its vertical position or height। ठीक है, वर्टिकल पोजीशन और हाइट। जैसे सपोज करो बेटा कि अगर एक ग्राउंड पे रखी हुई बॉल से आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो वो आपको मिलेगा कि जीरो है, क्योंकि बिल्कुल मूव नहीं कर रही इवन व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रेजेंट। वहीं पे अगर किसी हाइट पर बॉल को रख देते हैं तो उसमें नीचे आने की टेंडेंसी होती है, राइट। तो हाइट की वजह से जो एनर्जी आती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है इस लेवल पे। ठीक है, जनरल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अब ग्रेविटेशनल चैप्टर में देखना। अभी हम नॉर्मली जो हमारे मैकेनिक्स के क्वेश्चंस से रिलेटेड यूज होती है उस पर बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एनर्जी इज स्टोर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कितनी होती है वो समझाता हूं और क्यों है इतनी वो अलग से समझते हैं। तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो उसकी वैल्यू होती है mgh। ठीक है, कितनी होती है, mgh इतनी होती है, जहां पे m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h यहां पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। अगर h रेफरेंस लाइन से ऊपर की तरफ मिलता है तो पॉजिटिव रखोगे, रेफरेंस लाइन से नीचे मिलता है तो नेगेटिव रखोगे। ये तो है एक्चुअली mgh, बट ये एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। ठीक है, इस बात को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमने बेटा पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे किया था वो याद करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वाज डिफाइंड एज, याद करो, नेगेटिव ऑफ, ठीक है, वर्क डन ठीक है, वर्क डन, सॉरी, done by conservative force during some motion। ठीक है, ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी नहीं है बल्कि क्या है, ये चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमारी बात हुई थी डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, याद करो। अगर आपने देखा होगा तो डेल्टा पीई इज इक्वल टू हमने लिखा था, या डेल्टा यू लिखा था क्या, माइनस ऑफ WC, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो डेल्टा यू ये है। अब बेटा सपोज करो कि यहां पे जब बॉडी बिल्कुल ग्राउंड पे है तब मैंने इसको बोला u, ठीक है, इनिशियल, और जब हाइट h पे ले गए तब, ठीक है, यहां पे जब बॉडी थी तो u इनिशियल, और जब हाइट h पे चली गई है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू u फाइनल हमने बोल दी। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल, ये हमारे लिए क्या बन गया बेटा, डेल्टा u बन गया। ठीक है, और ये होना क्या चाहिए, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, बॉडी को कहां से कहां ले गए हो बच्चे, हाइट h तक हम ले गए, यहां से उठाया और h हाइट तक ले गए। अब याद करो, अगर बॉडी को h हाइट ऊपर ले जा रहे हो, यहां पे बॉडी को मैं ड्रॉ करूं
तो बेटा डिस्प्लेसमेंट है ऊपर और ग्रेविटी का फोर्स mg लग रहा है नीचे। ठीक, रिपीट करता हूं बेटा, डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या याद रखा है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने बोला भाई लेट अस से कि यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यू इनिशियल। यहां से जब बॉडी को ऊपर ले गए तब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यू फाइनल। तो डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हमारे लिए क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब हम देखते हैं ऊपर ले जाने में इस लेवल से इस लेवल तक कितना वर्क डन करती है ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा पहली बात तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन mg इंटू h देखा था हमने, तो mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, तो वर्क डन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है भाई, माइनस, अब वर्क डन लिखता हूं, वर्क डन खुद में कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि बॉडी जा रही थी ऊपर और mg लग रहा था नीचे, तो अपोज कर रहा है, तो माइनस mg हो गया तुम्हारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितनी ली है, h। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आई वो आई mgh। ये क्या है, u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो जो u फाइनल अगर हमारी h हाइट पे है वो कितनी है, mgh प्लस u इनिशियल। u इनिशियल मतलब रेफरेंस लाइन पे जितनी है वो। ठीक है, h हाइट जाने पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई, mgh से। तो ये u इनिशियल ऐड करना रहता है। हम जनरली क्या करते हैं, रेफरेंस लाइन पे अगर हम इसको लिख दें 0 बेटा, u इनिशियल को क्या लिख दें हम, 0, तो ये u इनिशियल 0 हो जाएगा और सीधे रेफरेंस लाइन से h हाइट जाने पर पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिख पाओगे, mgh। ठीक, तो जहां से भी एक जगह आप कहीं भी ले लो रेफरेंस लाइन और वहां डिफाइन कर दो कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, 0। ऊपर जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ जाएगी, नीचे आते हो तो पोटेंशियल एनर्जी mgh से कम हो जाएगी। मतलब चेंज की वैल्यू, डेल्टा यू की वैल्यू माइनस mgh लिख पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो बेटा अगर बॉल को यहां रखा और मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू 0 डिफाइन कर दी, तो h हाइट पर जाने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब क्या हो जाया करेगी, mgh हो जाया करेगी। और अगर इसी बॉल को मैं नीचे ले आऊं, ठीक है, किसी h हाइट यानी h हाइट से नीचे ले आऊं, तो यहां पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिल जाएगी बच्चे, इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी हमें मिला करेगी माइनस mgh। ठीक है, रेफरेंस लाइन पे जब भी 0 बोलोगे उससे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा करेगी और नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में चली जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू बच्चों। नाउ लेट अस सी व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, एक जनरल टर्म पोटेंशियल एनर्जी को भी पढ़ लिया। नाउ व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक, इफ यू थिंक इन योर माइंड, व्हाट इज इलास्टिक, whatever you stretch and it can go back to its own shape, then that particular thing is called elastic। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है हमारे लिए, स्प्रिंग जो है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने के लिए। ओके, तो एनर्जी स्टोर्ड इन इलास्टिक मटेरियल्स एज द रिजल्ट ऑफ देयर स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, या स्प्रिंग को एक्सटेंड कर दो तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है।
वो क्या कहलाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो springs are special instance of a device that can store elastic potential energy due to either compression और stretching। ठीक है, एक स्प्रिंग का डायग्राम मैं आपको शो करता हूं बच्चों। ये एक अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग है, इट हैज नॉट बीन कंप्रेस्ड, इट हैज नॉट बीन स्ट्रेच्ड, तो बिकॉज इट इज एट नेचुरल लेंथ, ठीक है, जितनी होती है उतनी है, तो बिल्कुल भी दुखी नहीं है, इट इज नॉट स्टोरिंग एनी एनर्जी। बट इफ यू स्ट्रेच इट आउटवर्ड्स तो क्या होगा? आपको वर्क करना पड़ा टू स्ट्रेच इट, है ना। ऑब्वियसली अगर मैं इस बॉल को पकड़ के बाहर की तरफ खींचूंगा तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स, जो हमारे स्ट्रेच करने को अपोज करेगा, राइट। तो इस अपोजिशन की वजह से क्या होता है, हमें करना पड़ता है कुछ वर्क, और ये जो वर्क हम करते हैं ये किस में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एक्चुअली कितना होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। पहले ये फॉर्मूला देख लो कि अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आपसे पूछा जाए तो हाउ मच विल दैट बी? हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां पे बच्चों के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, जिसको कभी कभी हम लोग स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, और एक्स क्या है यहां पे? एक्सटेंशन और कंप्रेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। ठीक है, अमाउंट ऑफ कंप्रेशन भी हो सकता है वो, या फिर अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन भी हो सकता है। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन भी हो सकता है। ठीक है, रिलेटिव टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जब स्प्रिंग का फोर्स जीरो है उस जगह से। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, नेचुरल लेंथ पोजीशन, नेचुरल लेंथ पोजीशन। ठीक है, रिलेटिव टू द नेचुरल लेंथ पोजीशन, जितना भी आप उसको मूव कराते हो, एक्स या तो कंप्रेस करो या एक्सटेंड करो, both of these cases will have some potential energy stored in the spring, and this potential energy is half k x square. तो potential energy of the spring is always positive or either zero, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेकर के इस बात को और अच्छे से समझते हैं। देखो, when a spring is stretched by 2 centimeter, it stores 100 joule of energy। ये पहला स्टेटमेंट क्या है भाई, कि अगर एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच करते हैं तो उसमें स्टोर हो जाती है 100 जूल एनर्जी। इफ इट इज स्ट्रेच बाय फर्दर बाय 2 सेंटीमीटर, अगर उसको और 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच करें तो स्टोर्ड एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाय, मतलब चेंज कितना आएगा। बच्चों इस बात को समझते हैं। जैसे सपोज करो एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये अभी नेचुरल लेंथ में है। सपोज कर लेते हैं बच्चों कि इसका जो नेचुरल लेंथ है वो इतना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फोर्स लगा करके स्ट्रेच करते हैं। लेट अस से कि मैंने इसको थोड़ा स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, कितना स्ट्रेच किया मैंने? तो ये डिस्टेंस दी हुई है कि हमने 2 सेंटीमीटर इसको स्ट्रेच किया। 2 सेंटीमीटर बोल सकता हूं या 2/100 मीटर भी बोल सकता हूं। और इस केस में हमें बोला गया है कि 100 जूल ऑफ एनर्जी इसमें स्टोर हो गई। ठीक है, तो अगर मैं इनिशियली बात करूं तो यहां पे यू कितना था? 0 था, बिकॉज वो बिल्कुल अनस्ट्रेच्ड थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा और स्ट्रेच किया, और 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने पे हमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी मिली है? U अगर मैं बोलूं 1 तो वो कितनी मिली है? 100 जूल मिल गई है बच्चे, है ना, 100 जूल मिल गई है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के, और x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2/100 का स्क्वायर।
ठीक है, और ये कितना है 100 जूल है। ये पहली सिचुएशन हो गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना होगा कि यहां से k सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इससे k को सॉल्व करें तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, और k की वैल्यू मिलते ही हम दूसरे वाले केस में जा सकते हैं जब स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर और स्ट्रेच किया। सेकेंड केस क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर और स्ट्रेच करने पे सपोज करो स्प्रिंग यहां आ गई है। अब ये अपने नेचुरल लेंथ से टोटली कितना स्ट्रेच हो चुकी है बच्चे, 4 सेंटीमीटर ये स्ट्रेच हो चुकी है। इट हैज बिकम स्ट्रेच्ड बाय 4 सेंटीमीटर। देखो, नई पोजीशन से 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया तो ओरिजिनल पोजीशन से कितना स्ट्रेच हो गई, 4 सेंटीमीटर ये स्ट्रेच हो गई है। ठीक है, तो मैं इस बार क्या करता हूं, नई सिचुएशन में क्या लिखूंगा भाई, u2 हमें पता नहीं है, बट u2 को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ के एक्स डैश का स्क्वायर। ठीक है, u2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो फिर से मैं ले चलता हूं आपको, देखिए इस बार मैं कैसे लिखूंगा, हाफ के, और बच्चों इस बार मैं 4 सेंटीमीटर ले लेता हूं इसको। 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 4/100 मीटर हो जाएगा। तो 4/100 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू u2। देखो, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो चुकी है। रिपीट करता हूं, पहले ये नेचुरल लेंथ में थी बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेच नहीं थी, तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड थी, 0। जब इसको मैंने 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई थी, 100। तो 100 क्या है एक्चुअली, हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इंटू एक्स का स्क्वायर। इनिशियली x जो था वो था 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2/100 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। बाद में क्या हुआ, इसको फर्दर स्ट्रेच किया है हमने 2 सेंटीमीटर से, फर्दर 2 सेंटीमीटर का स्ट्रेच हुआ, मतलब टोटल स्ट्रेच कितना हो गया, 2 + 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो हाफ के और 4/100 का स्क्वायर, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी u2। बच्चों, अगर मैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करूं, और अदरवाइज इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर दूं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 अगर हम लिखें तो देखिए LHS में क्या हो जाएगा, हाफ कट जाएगा बच्चों, ये हाफ और हाफ कट जाएगा। इक्वेशन नंबर 2/1 में क्या क्या बचेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो 4/100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2/100 का स्क्वायर। ठीक है, RHS में क्या बचेगा, u2, और नीचे u1 आना चाहिए था जिसकी वैल्यू 100 है। बच्चों, यहां से अगर आप देखो तो ये 100 और ये 100 डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है। इस 2 को मैं इस 2 के साथ, अरे इस 4 के साथ कैंसिल कर सकता हूं। तो हमारे लिए u2 की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 400 जूल। ठीक है, इनिशियली जब 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच था तब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी 100 जूल, और जब ये फाइनली 4 सेंटीमीटर पे स्ट्रेच हो चुका है तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है, 400 जूल। तो हमें क्या पूछा है, स्टोर्ड एनर्जी इंक्रीजेस बाय। तो बच्चों देखो, पहले थी 100, बाद में हो गई है 400। डायरेक्टली वी कैन से दैट द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी 300 जूल। डेल्टा यू अगर हमसे पूछा जाए, ठीक है, तो डेल्टा यू की वैल्यू हम लिख सकते थे u2 माइनस u1 इज इक्वल टू 400 माइनस 100 दैट इज 300 जूल। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्या कहता है, when 1 kg mass hangs attached to a spring of length 50 centimeter,
द स्प्रिंग स्ट्रेचेस बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्प्रिंग थी बच्चों, इस स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, सपोज करो बच्चों 50 सेंटीमीटर है। कितनी है? 50 सेंटीमीटर। और जब इसमें एक ब्लॉक को हैंग कर देते हैं, ठीक है, कितना, 1 kg का ब्लॉक इसमें हैंग कर दिया, तो ये कितना स्ट्रेच हो जाती है? 2 सेंटीमीटर से ये स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है, पहली बात तो ये है। इससे क्या हम स्प्रिंग फोर्स और mg को बैलेंस करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, द मास इज पुल्ड डाउन अंटिल द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स 60 सेंटीमीटर। अभी पहले 50 था, लटकाया जब मास को तो 2 सेंटीमीटर से और बढ़ गया, लेकिन अभी भी हम और एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके इसको और कितना बना लेंगे, स्प्रिंग की लेंथ को 60 सेंटीमीटर बना लेंगे। स्प्रिंग को और स्ट्रेच करेंगे और 60 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे। तो इससे क्या होगा बच्चों, देखिए इसको खींचा 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 और कहां तक ले गए, जब तक कि स्प्रिंग की लेंथ कितनी नहीं हो गई, 60 सेंटीमीटर नहीं हो गई। देखो 60 सेंटीमीटर बनाना है, पहले उसकी ओरिजिनल लेंथ थी 50, तो हम टोटल एक्सटेंशन उसमें कितना क्रिएट कर लिए हैं, 10 सेंटीमीटर वी हैव स्ट्रेच्ड इट फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। ठीक है, जो इसकी नेचुरल लेंथ थी उससे हम कहां ले जा चुके हैं बच्चों, इसको रिपीट करता हूं मैं थोड़ा सा, यहां तक तो पहले से थी, अब उसको एक्स्ट्रा कितना स्ट्रेच कर लिया है हमने, 10 सेंटीमीटर और स्ट्रेच कर चुके हैं। ये पहली वाली स्टेटमेंट उसने इसलिए दी थी कि आप k को कैलकुलेट कर सको, और बाद वाली उसने क्वेश्चन पूछने के लिए दी है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन दिस कंडीशन। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले जो उसने इंफॉर्मेशन दी है ये वाली, इसको यूज करके और हम क्या कर सकते हैं बच्चों, k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बच्चों अगर मैं इनिशियल कंडीशन में फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक बनाऊं, तो उस पे नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा होगा और ऊपर की तरफ उसमें स्प्रिंग का फोर्स kx लग रहा होगा। fs लिख देता हूं, और क्योंकि ये ब्लॉक अभी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो ये फोर्सेस जरूर बैलेंस्ड होंगे। बच्चों Fs इज इक्वल टू mg करते हैं एक बार। ठीक है, Fs क्या होता है, kx, k और x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या होगा, 2/100 मीटर, इतना एक्सटेंशन उस स्प्रिंग में रहा होगा। तो 2/100 kx हो गया ये, इज इक्वल टू mg, m मतलब कितना है हमारे पास 1, और g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। तो बच्चों यहां से कितना आ जाएगा, देखिए k इज इक्वल टू आएगा, ये 100 उधर गया तो 1000 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 500। और अगर मैं पूछूं कि k की यूनिट क्या होती है, तो वो न्यूटन पर मीटर में हम लिख सकते थे। ठीक है, तो इस स्प्रिंग के लिए हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अब कैलकुलेट हो चुकी है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट द स्प्रिंग एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कंडीशन। दिस कंडीशन का मतलब बाद वाली कंडीशन, जब स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लोकेशन से, नेचुरल लेंथ वाली लोकेशन से कितनी स्ट्रेच हो चुकी है, 10 सेंटीमीटर वो स्ट्रेच हो चुकी है। उस कंडीशन में हमें उसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ओके, तो मैं दूसरे पेज में जाता हूं और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ k x स्क्वायर। बच्चों हाफ तो कांस्टेंट है, k की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की थी, वो थी 500 न्यूटन पर मीटर, तो ये 500 लिख दिया। और जो उसमें एक्सटेंशन था टोटल फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, वो ही हमें रखना है यहाँ पे, वो कितना हो जाएगा, तो वो था 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10/100 ये मीटर
उसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1/100 होगा, उसके साथ इन जीरोस को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.5 जूल, ठीक है। दिस मच एनर्जी विल बी stored in the spring when you look at it at the final position। जब उसको हम फाइनली ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जब वो नेचुरल लेंथ से 10 सेंटीमीटर पे पहुंच चुकी है, तो हमारे लिए ये आंसर हो जाएगा 2.5 जूल, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्प्रिंग्स।